Okay, all of you open this page, processes of recombinant DNA technology. यहां से हम स्टडी कर रहे हैं. Okay, बेटे. What is given in this topic? Processes of recombinant DNA technology. That what are the various techniques that we used in the process of recombinant DNA technology. ठीक है बेटे. These techniques they are categorized in different points. Number one, isolation of the DNA. ठीक है. सबसे पहले हमारी प्राइम नेसेसिटी है कि हमने डीएनए जो है उसको आइसोलेट करना है. तो वी सेलेक्ट अ सुटेबल होस्ट और यू कैन सी अ डोनर, जिसमें से हम क्या करेंगे, डीएनए जो है उसको आइसोलेट करेंगे. Then when we isolate the desired DNA fragment, or you can say DNA that contains your desired genes, then what is the second step? It is the fragmentation of the DNA, and all of you know very well that fragmentation of DNA, it is done with the help of special type of enzymes, and these enzymes are known as restriction endonucleases, also called as molecular scissors. Okay, but the third point is isolation of the desired DNA fragment. ठीक है. अब हमने कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन भी करवा लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से. तो अब जो फ्रेगमेंटेड डीएनएस है उनको हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को. तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल that the technique which is used for isolation of the desired DNA fragment, it is actually the agarose gel electrophoresis. ठीक है. उसके बाद ligation of the DNA fragment into the vector. तो उसके बाद कहते हैं कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स जिनको हमने आइसोलेट कर लिया है, अब हमने उसको क्या करना है, वेक्टर के साथ लाइगेट करना है, उसको जोड़ना है ताकि हम रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उनको तैयार कर सके. और जब हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो रेडी हो गई है, then what is the next step we have to follow? The transfer of the recombinant DNA into the host cell. ओके बेटे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको होस्ट सेल के अंदर अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. तो उसके बाद कहते हैं कि जब आपने होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर कर दिया है, एंड व्हाट यू वांट दैट यू हैव टू कल्चर द होस्ट सेल इन अ मीडियम ऑन अ लार्ज स्केल. क्योंकि देखो आपने होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर कर दिया, अगर होस्ट सेल जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है, अगर उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, तो आपकी जो डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट है वो भी उसमें से इजीली जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप ऑब्टेन कर पाएंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, होस्ट सेल्स जो है उसको एक कल्चर मीडियम जो है उसके ऊपर लार्ज स्केल पे तैयार करते हैं. ओके. एंड लास्ट में जब वो कहते हैं कि व्हेन योर होस्ट सेल्स दे ग्रो एट एन इनॉर्मस रेट and your desired DNA fragment it also become ready in the host cell, then what is the last step you have to follow? You have to extract the desired product. ठीक है. अब आपका डिजायर्ड जीन जो है वो होस्ट सेल में एक्सप्रेस हो गया. अब वो कहते हैं कि वो एक्सप्रेस होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको अब हमने क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है. वो देखो साइड में आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो नजर आ रहा है. फर्स्ट स्टेप हमारा है isolation of the genetic material of the DNA. All of you know very well nucleic acids, they are the genetic material in majority of the organisms, और this may be DNA और RNA. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की या फिर डीएनए की. तो कहते हैं कि in order to cut the DNA what you have to use, you always have to use the restriction enzymes. हम उसमें restriction enzymes जो है उनको यूज करते हैं. और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि दिस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स. ठीक है. पेरिफेरी पे प्रेजेंट नहीं होता, ये मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है. तो व्हाट काइंड ऑफ सेल फ्रॉम विच वी वांट टू आइसोलेट द डीएनए, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एंड सेकंड थिंग इज दैट डीएनए इज नॉट प्रेजेंट अलोन. डीएनए अकेला नहीं होता, डीएनए के साथ जो है अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स दे आर आल्सो प्रेजेंट. So these macromolecules may be RNA, proteins, some of the polysaccharides should be there, or some lipid molecules are also there. So you only want the purified form of the DNA. This means you also have to remove all of these impurities. ठीक है. इन सारे impurities को भी आपको remove करना पड़ेगा. तो RNA, proteins, polysaccharides और lipids जो है वो हमें नहीं चाहिए, इनको remove करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने सेल सेलेक्ट किया है, चाहे आपका बैक्टीरियल सेल है, प्लांट या एनिमल टिश्यूज हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ. ठीक है. तो ये एंजाइम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस पर्टिकुलर सेल में से आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हो.
फॉर एग्जाम्पल आप बैक्टीरिया में से आइसोलेट कर रहे हो तो बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल जो है वो, ठीक है, लिपिड से मिलके बनी हो सकती है, तो लाइसोजाइम्स हम वहां पर एंजाइम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर प्लांट सेल्स जो है उनको आप यूज कर रहे हो तो सेलुलोज से बनी हो सकती है उनकी सेल वॉल, तो व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम वी यूज्ड हियर, दे आर सेलुलेसेस। अगर हम फंगस को यूज कर रहे हैं तो फंगस के लिए वी हैव काइटेनेस एंजाइम बिकॉज देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद वो कहता है कि डीएनए एज यू नो दैट इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर, इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, and this long molecule of DNA it is intertwined with proteins. ठीक है, you also know the name of those proteins, these are the histones. तो प्रोटीन से भी उनको सेपरेट किया जाना है, और थोड़ा बहुत उसमें और क्या हो सकता है, डीएनए के साथ आरएनए भी हो सकते हैं। तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे राइबोन्यूक्लियेज। ओके बेटे, और अगर प्रोटीन्स जो है उनको रिमूव करना है तो उसका ट्रीटमेंट हम करवा देंगे प्रोटीएस एंजाइम से। तो प्रोटीएस एंजाइम प्रोटीन्स का डाइजेशन कर लेगा, और राइबोन्यूक्लियस जो है वो आरएनए जो है उनका डाइजेशन कर लेगा, एंड लास्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, प्यूरिफाइड डीएनए मिलेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस प्यूरिफाइड डीएनए, ठीक है, वी हियर यूज्ड चिल्ड एथेनॉल। तो आपको पता है कि दिस प्यूरिफाइड डीएनए इट इज एक्चुअली फाउंड इन द सस्पेंशन, तो इन दैट सस्पेंशन इट इज डीपली इवेटेड। तो हम चाहते हैं कि वो डीएनए थ्रेड्स जो है वो सरफेस पे आ जाए, तो उस बीकर में जिसमें आपने सस्पेंशन रखी हुई है उसकी एक साइड पे आप चिल्ड इथेनॉल जो है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ भेजते हैं, देन देयर इज अ सेपरेट लेयर ऑफ द चिल्ड इथेनॉल, एंड व्हाट यू फाइंड, as soon as the chilled ethanol it makes a separate layer over the suspension, then the DNA fine threads of the DNA they comes on the surface of the suspension. Okay students, see the diagram that is given in adjacent figure, this diagram। तो पहले आपको डीएनए जो है वो इस तरह से सस्पेंशन के अंदर नजर आता है, पर जब आप चिल्ड इथेनॉल जो है इसके अंदर पोर करेंगे तो उसकी एक सेपरेट लेयर बन जाएगी चिल्ड इथेनॉल की, और ये डीएनए थ्रेड्स जो हैं वो इस तरह से सरफेस पे आ जाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ए फाइन कैपिलरी ट्यूब you can easily separate these DNA fragments from the suspension. So what is this process known as? This process is known as spooling. इसको हम स्पूलिंग कहते हैं। ओके, अब वो कहते हैं कि डीएनए को आइसोलेट आपने कर लिया, अब सेकंड हमारा स्टेप है कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। So all of you know we used one special category of enzyme known as restriction endonuclease enzyme, and these restriction endonuclease enzyme, ठीक है, they actually do the digestion, they cut the DNA fragments at specific points or recognition sites which are also known as palindromic sequences. ओके बेटे, अब कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप यूज करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस उसको प्रोवाइड करते हैं, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है हमको स्पेसिफिक लोकेशंस पे वो कट कर देगा। अब डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उसकी एक बार अगर आपकी कटिंग हो गई है तो उसके बाद अब वो डीएनए फ्रैगमेंट सारी एक दूसरे के साथ जो है अटैच ना हो जाए, तो वी हैव टू आइसोलेट दोज डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम ईच अदर, and for this purpose we use another technique and that is known as agarose gel electrophoresis. So after using the restriction endonuclease enzyme, another step that you have to follow is agarose gel electrophoresis, and all of you know very well we pour the agarose gel on a gel plate, and जब वो कहते हैं कि ये जेल जो है पहले हॉट होता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लूइड, एंड व्हेन इट गेट्स कोल्ड तो ये एक वैक्स जैसे जो है उस प्लेट के ऊपर जो है स्प्रेड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि उस एग्रोस बेड के एक साइड पर, ठीक है, जो टर्मिनल उसका नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, दीज पोर्स आर नोन एज बेल्स, उसके अंदर आपने नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको पोर कर देना है, and what you see, these negatively charged DNA fragments they keep start on moving on this agarose gel and they move towards the positive plate which is actually anode here. तो ये प्रोसेस जो है वो आप यूज करेंगे, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि जो भी आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसके लिए भी यही प्रोसेस आप यूज करते हैं, और जिस वेक्टर के साथ हमने उसको माउंट करना है उस वेक्टर डीएनए की कटिंग के लिए भी आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं और सेम स्टेप जो है उसको फॉलो करते हैं। ओके, अब वो कहते हैं कि डीएनए जो है उनको आपने सेपरेट कर लिया, चाहे वो वेक्टर डीएनए है और इट मे बी एलियन पीस ऑफ डीएनए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू जॉइन द डीएनए। ठीक बेटे, अब अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उनको रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के साथ हमने ज्वाइन करना है। आपको पता है डीएनए फ्रैगमेंट की लेंथ
और वेक्टर की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज किया है। तो कहते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो कटिंग होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद जो सोर्स डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है, ठीक बेटे, उसको वो कहता है कि हम एक क्या करते हैं, एक सस्पेंशन के अंदर मिक्स कर देते हैं और उसी सस्पेंशन में हम एक एंजाइम ऐड कर देते हैं, एंड दैट एंजाइम इज द ligase enzyme. And you know that what is the function of this ligase enzyme? As you know that both of these are cut by a specific restriction endonuclease, so sticky ends are produced in both. वेक्टर में भी स्टिकी एंड होंगे और उसके साथ साथ कहता है कि जो हमारा सोर्स डीएनए है उसके अंदर भी स्टिकी एंड्स है। तो लाइगेज एंजाइम इन स्टिकी एंड्स को क्या करता है, आपस में ज्वाइन कर देता है, हमको सील कर देता है, और इस तरह से हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। ओके बेटे, अब तीसरा स्टेप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ ए मशीन दैट इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करते हैं, जो भी कहते हैं कि हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया है हमने, ठीक है, जिसमें हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और ये सारा कुछ जो है वो इन विट्रो सिचुएशंस के अंदर होगा। तो इसके लिए वो कहता है कि हम यहाँ पे पीसीआर टेक्निक जो है उसको यूज करेंगे। तो देखो पीसीआर टेक्निक का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले उसमें डीनेचुरेशन स्टेप होता है। तो जो भी हमारा डीएनए है यहाँ पर, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे क्या किया, उसको हीट सप्लाई की है, और हीट सप्लाई करने के बाद डीएनए के दोनों स्टैंड्स जो हैं, द स्टैंड व्हिच रन इन 3' to 5' and 5' to 3' डायरेक्शन, बोथ ऑफ दीज स्टैंड्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब दोनों स्टैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है, वी हियर यूज टू रेडीमेड सेट्स ऑफ प्राइमर्स, ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज एनीलिंग। तो हम दो प्राइमर्स जो हमने ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं लेबोरेटरी में, उन प्राइमर्स को इन दोनों स्टैंड्स पे जो है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन जो है उसको स्टैंड करने के लिए यहाँ पे उसको स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है बेटे। तो एक स्टैंड, एक प्राइमर स्टैंड हमने जो है फर्स्ट स्टैंड के ऊपर लगा दिया है, दैट इज 5' to 3' वाला जो प्राइमर स्टैंड है हमारा, और हमारी डीएनए फ्रेगमेंट 3' to 5' वाली है, ठीक है। दूसरा हमने जो है 5' to 3' डीएनए स्टैंड के ऊपर प्राइमर लगा दिए। प्राइमर का रोल यही है कि जो प्राइमर होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसकी रिएक्शन का जो रेट है उसको फास्ट करता है यहाँ पे। तो देखो थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जब हमने प्राइमर्स जो है लगा दिए हैं, उसके बाद हम एंजाइम यहाँ पे ऐड करते हैं, और हमारा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो हियर वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक type of DNA polymerase enzyme. What is the name of that DNA polymerase? It is known as Taq polymerase. Okay बेटे, तो what is Taq polymerase? कहते हैं कि Taq polymerase is not an ordinary DNA polymerase enzyme. ये एक बहुत ही खास तरह का polymerase enzyme होता है। देखो यहाँ पर, ठीक है, इन लाइंस को अंडरलाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स कि this Taq polymerase it is isolated from the bacteria Thermus aquaticus. ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस जो हमें हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलता है, उसमें से हम ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट कर लेते हैं, जिसको टैक पॉलीमरेज कहते हैं। तो हमारी जो प्राइमर्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक बेटे, जो अपने आप को डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ अटैच कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रीजंस पे, और ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो उनका पॉलीमराइजेशन जो है उसको आगे प्रोसीड करेगा। तो हाउ कैन यू डू दैट दिस यू कैन से मेथड। तो कहते हैं कि इस मेथड में हम 1 बिलियन से भी ज्यादा कॉपीज जो हैं वो हमारे डीएनए की तैयार कर लेते हैं। अगर बार बार ये प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का उसको रिपीट किया जाता है, तो 1 बिलियन से भी ज्यादा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कॉपीज जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाती है। ओके बेटे, तो एक चीज और है, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी इजीली वर्क कर सकता है। और आपको पता है कि पीसीआर टेक्निक जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो टेक्निक है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड मशीन के फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने टैग पॉलीमरेज यहाँ पे यूज किया है। अब देखो कहता है कि एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो है हमारी, अब हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे, और इस तरह से क्लोनिंग के लिए वो वेक्टर हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा वही है, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म।
तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच यू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो वो सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रेसिपिएंट सेल्स जो हैं उसके अंदर जो है हम जो हमारा डीएनए है उसको इंसर्ट करते हैं, कैसे हम रेसिपिएंट सेल्स जो उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, वो सारे स्टेप्स आपको पता है, कैल्शियम डाइवेलेंटाइन्स वाले, जीन गन वाले, वॉलेस्टेक्स, ठीक बेटे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब होस्ट सेल जो है वो डीएनए जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन, ठीक है, अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह का है जिसमें कि स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है दैट इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन एंड इट इज ट्रांसफर टू द ई कोलाई सेल, और उसको ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तब क्या होगा, होस्ट सेल्स जो है उसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है बेटे। अब हमने चेक करना है कि हमारा होस्ट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्मेट बन गया है कि नहीं बन गया है। तो उसके लिए आपके पास दो स्टेप है, या तो आप प्लेटिंग कर लेते हैं पेट्री प्लेट्स वाली और उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं, या फिर दूसरी टेक्निक यूज करेंगे जिसको आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाली। तो उसमें आपको बताया था कि अगर कोई चीज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो ब्लू कलर देती है, और अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे तो ब्लू कलर डेवलप नहीं होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक में, ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स की प्रॉपर्टीज आ गई हैं होस्ट सेल में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दो पेट्री प्लेट्स यहाँ पे तैयार कर ली है। एक पेट्री प्लेट पे मैंने टेट्रासाइक्लिन जो है उसको पोर किया, एंड ऑन अनदर पेट्री प्लेट आई हैव पोर एम्फिसिलिन। ओके, हमें मालूम है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो देखो अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट बन गई है सेल, तो इसका मतलब एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक सेल्स की ग्रोथ जो है उसको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो सेल्स जो है वो इजीली एम्फिसिलिन जो है उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, पर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं वो हमारे वो सेल्स हैं जो एम्फिसिलिन पे इजीली ग्रो कर पा रही हैं और जो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पा रही हैं। इस तरह से हम एक सिलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, ओके बेटे। अब वो कहते हैं कि स्टेप नंबर 4 में ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है, आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है इट इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। तो चाहे आपका होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी बैक्टीरिया, इट मे बी एनी प्लांट, और इट मे बी एनी एनिमल सेल। तो जब आपका एलियन डीएनए जो है वो होस्ट सेल जो है उसके अंदर चला जाता है, उसके डीएनए के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, then what happen when the host cells they multiply, your alien piece of DNA it also gets multiplied. Okay student, now what is the ultimate aim that you have to achieve through this technology, that is to produce the desirable protein. आप desirable protein जो है वो चाहते हैं, तो उस केस में कहते हैं कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके एक्सप्रेस होने की जरूरत है, एंड अगर आपका फॉरेन जीन जो है उसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस यू आर प्रोवाइडिंग, then this means your foreign gene it expressed in the host cell, and when your foreign gene it expressed in the host cell, then it later form the desired product what you actually want to formed in the host cell, ठीक है बेटे। तो अब वो कहते हैं कि सपोज करिए कि आपका जीन जो है वो बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल फॉर्म करता है, ठीक, हाँ जी तनविंदर यू वांट टू आस्क समथिंग बेटे। हाँ जी मैसेज आ रहा है, उसको एंटर कर लो बेटे। भूपिंदर सर इज द होस्ट नाउ, आई एम नॉट द होस्ट। हाँ जी यस मैम। हाँ जी सर, वन स्टूडेंट जो है उसको एंटर कर लीजिए सर, वो कोई स्टूडेंट वेटिंग रूम में है। नेम नहीं शो हो रहा था मुझे तो किसी का नेम नहीं शो हो रहा है मैम। लिस्ट देखिए बिल्कुल, अच्छा लिस्ट में तलविंदर है, चाहत है, मैत्री और निधि है, चारों मुझे यही शो हो रहे हैं। ओके सर आई विल चेक। मैम निधि को ही करना था, वो एंटर हो गई है। होगी बेटे, ठीक है बेटा, ऑलरेडी ऐड हो चुका है बेटा, सम टाइम लेट शो करता है। ओके बेटा। हाँ जी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है उसकी जहाँ वो रहती है ना उसकी वजह से। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके बेटा, वी विल कंटिन्यू। तो अब वो कहता है कि जब हम पर्टिकुलर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें जो प्रेजेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, जब वो एक्सप्रेस हो जाएगा देन इट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। Okay, now this desired product it is actually produced in the host cell in a limited amount, और हम चाहते हैं कि वो desired product हमें ज्यादा अमाउंट में मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, those cells which contained our cloned gene of interest, ठीक है, ऐसे होस्ट सेल जिनमें हमारा क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उन्हें क्या करते हैं,
उससे पहले तो लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे हम उसे ग्रो करते हैं और उसके बाद वो कहता है कि हम क्या करते हैं, उन होस्ट सेल्स को वहां से आइसोलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको जो लार्ज कल्चर मीडियम है उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने होस्ट सेल्स जो उनको स्मॉल कल्चर मीडियम पे ग्रो किया, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोटीन उन्होंने जो भी बनाया उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया सेपरेशन टेक्निक से। अपन चाहते हैं कि उस तरह के होस्ट सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करें और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें ज्यादा अमाउंट में मिले। तो फॉर दिस पर्पस वी यूज द कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ठीक बेटे, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम? दिस कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, इसकी एडवांटेज ये है कि इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ए वेसल, जिसमें हमने एक कल्चर मीडियम डाला हुआ होता है और एक साइड पे उसके नोजल होती है। फ्रॉम दैट नोजल द फ्रेश कल्चर मीडियम इट इज एडेड इनटू द कल्चर, और जो ऐसा मीडियम है जो यूज्ड मीडियम है वो एक साइड से ड्रेन आउट होता रहता है। तो उससे फायदा ये होता है कि कल्चर मीडियम में किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होता, प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन रहती हैं, होस्ट सेल ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करती हैं और जितने ज्यादा होस्ट सेल होंगे उतने ही हमारा क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और जितना हमारा क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है बेटे, तो वो सारी चीजें जो है उसको हम इस तरीके से ऑब्टेन कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें उसने आपको ये बताया हुआ है। देखो लास्ट लाइन को ध्यान से देखो, कहते हैं कि जब अप्रोप्रिएट कंडीशन होस्ट सेल को दी जाती है, ठीक है, कल्चर मीडियम जो है उसमें किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होता, तो होस्ट सेल्स जो है वो अपना एक्सपोनेंशियल फेस शो करती है, यानी मैक्सिमम ग्रोथ शो करती हैं और उसकी वजह से हमें लार्जर बायोमास जो है वो डिजायर्ड प्रोटीन्स का मिल पाता है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स दे कैन नॉट यील्ड अस एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि हमें लार्जर क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए हम बड़े बड़े वेसल्स यूज करते हैं जिनको हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं। And what is the special thing about these bioreactors? These bioreactors, they can contain medium of large volume. कितना मीडियम इसके अंदर हम डाल सकते हैं कल्चर मीडियम? तो 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर मीडियम जो है एक ही टाइम में हम इसमें डाल सकते हैं। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है वो बायोरिएक्टर्स जो इनमें प्रोवाइडेड होती है। ठीक बेटे, तो उसमें वो कहता है कि इसमें कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स ही नहीं, इंडिविजुअल एंजाइम्स जो हैं उनको भी बायोरिएक्टर्स जो है उसके जरिए तैयार किया जा सकता है। तो बायोरिएक्टर जो में जो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, वो यहाँ पे होती हैं कि स्पेसिफिक टाइप का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, पीएच जो है स्पेसिफिक रखा जाता है। इसके अलावा सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सो दैट द एंजाइम्स कैन फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। सम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो देयर इन द मीडियम। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल विटामिन्स आर देयर इन द मीडियम एंड ऑक्सीजन, यानी एरोबिक कंडीशंस क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पे हमें दो बायोरिएक्टर नजर आ रही हैं और दोनों ही बायोरिएक्टर्स के डायग्राम हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज नोन एज द सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। अब ध्यान से देखिए, उसमें एक मोटर लगी हुई है एंड देयर इज अ चर्नर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बायोरिएक्टर। तो जब इसके अंदर हम कल्चर मीडियम डालेंगे तो ये चर्नर जो है उसको जब हम घुमाते हैं तो उसकी वजह से एरोबिक कंडीशंस जो है क्रिएट होती हैं। ठीक है बेटे, ब्रॉथ वर्ड यूज किया गया है कल्चर मीडियम के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि एरोबिक कंडीशंस क्रिएट होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई तो उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी। और उसके बाद देखो स्टीम यहाँ पे प्रोवाइड की गई है स्टरलाइजेशन के लिए, एसिड बेस जो है पीएच मेंटेन करने के लिए यहाँ पे नोजल लगाई हुई होती है और स्टराइल एयर जो है उसे ब्लो किया जाता है मीडियम के अंदर। तो इस तरह से कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होता, होस्ट सेल ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोनेंशियल फेस शो कर पाते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए सेकंड वाला जो बायोरिएक्टर है दैट इज द स्पार्स्ड स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर और उसमें भी स्टराइल एयर जो है उसको ब्लो किया गया है। और देखिए इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर इज देयर, देन बबल्स दे आर जनरेटेड एंड व्हिच इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ये उसने ब्रॉथ यहाँ पे फिल किया है और उसमें भी इसी तरीके का एक चर्नर जो है लगाया गया होता है जो एरोबिक कंडीशंस जो है प्रोवाइड करता है ब्रॉथ के अंदर। और इस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होने से होस्ट सेल की हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलता है। इस पैराग्राफ में देखिए आपको बताया हुआ है कि स्टेट टैंक रिएक्टर इज अ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रिएक्टर विद अ कर्व्ड बेस
टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। देन स्टिरर जो है वो यहाँ पे मिक्सिंग करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाता है बायोरिएक्टर में। एयर जो है वो उसमें से बबल आउट की जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि बायोरिएक्टर जो है उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए नोजल्स लगाई गई हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, पीएच कंट्रोल के एसिडिक मीडियम चाहिए एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, या बेसिक मीडियम चाहिए, उसके लिए पीएच कंट्रोल नोजल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ से कल्चर मीडियम उसमें डालने के लिए जो है एक कंपार्टमेंट जो है रखा गया है, तो उसको सैम्पलिंग पोर्ट का नेम दिया गया। बस हमसे इतना ही पूछा जाएगा बायोरिएक्टर के बारे में। उसके बाद हम आ गए हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे। अब वो कहते हैं कि आपने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको तैयार कर लिया बाय द मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बेटे, अब वो कहता है कि यू कैन नॉट, आप इस प्रोडक्ट को सीधे मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस यू प्रूव दैट दिस डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया है वो सेफ है सभी के लिए, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग जो है उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिनिशिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब वो अपने बायोसिंथेटिक स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, जब वो प्रोडक्ट हमारे पास रेडी हो जाता है, तो उसके बाद हम उसे कई सारी प्रोसेसेस में से पास करते हैं ताकि उसको हम मार्केटिंग में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में लॉन्च कर सकें। तो ये प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो है उसमें से वो कहते हैं कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक इसके अंदर आती है, कि जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेशन टेक्निक्स के जरिए आप सेपरेट कर लेंगे, और जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में है, तो उसके बाद ही हम उसको क्या है फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में आप उसको नेम दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेसर है उसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि सपोज करिए कि आपने कुछ इस तरह का केमिकल जो है वो तैयार किया है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद वो एक्सपायर कर सकता है। हम चाहते हैं कि उसकी एज जो है उसको हम इंक्रीज करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए जो है वो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बना रहे, तो उसके लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद प्रोडक्ट तो हमारा सेफ हो गया। अब कहते हैं कि ऐसे ही मार्केट में इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। अगर सपोज करिए आपने कोई ड्रग तैयार किया है, तो वो ड्रग जो है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करना जो है वो जरूरी है। ठीक है बेटे, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करेंगे। आपको बताया था कि अगर हमने ड्रग के स्मॉल डोजेस देने हैं तो उस केस में हम माइस जो है उसको यूज कर लेते हैं, और अगर हमें बैचेस की फॉर्म में डोजेस देने हैं तो उस केस में हम बड़े एनिमल्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मंकीज को यूज कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर ड्रग जो है उसके कितने डोजेस जो हैं वो हमें ह्यूमंस पे यूज करने हैं, या अगर हम उसका बढ़ा के डोज देते हैं तब उसके क्या सिम्टम्स अपीयर होती हैं। जब ये सारी चीजें, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे डन हो जाती हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि टेस्टिकली टेस्ट करने के बाद उसकी क्वालिटी को हम उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। और एक चीज देखो लास्ट में उसने लिखी हुई है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक्स और क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो वेरी करते हैं। अगर हमारा ड्रग है तो उस केस में क्लिनिकल ट्रायल्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने बनाना है, सपोज करो कुछ ऐसी चीज बनाई गई है जो आपके ईटेबल से रिलेटेड हो सकती है, तो उस केस में भी सीधे ही आप उसको जो है मार्केट में नहीं भेज देंगे एक ईटेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, पहले उसका टेस्ट किया जाएगा कि बॉडी में किसी तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं होती हैं, या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स तो हैं अगर वो उसको लेते हैं तो उनका एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट के अंदर हम लॉन्च करते हैं। ओके बेटे, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने स्टडी किए थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर नॉट अप टू द ऑर्डर व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ आपके सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसके पीछे में से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे, पर इसके अंदर से चैप्टर में से जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो सभी बच्चों को मालूम है। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो वहीं से इसके अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो आपने रेडी कर लेने हैं। देखो, तो मैं आपको साइड बाय साइड भी मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर के शुरू में आपको बोला गया है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को तैयार करते टाइम
आपने जो है सबसे पहले यहाँ पर जो हिस्टोरिकल अकाउंट दिया गया है कोहन एंड स्टेनले कोहन और बोअर का जो हिस्टोरिकल अकाउंट दिया गया है इन द ईयर 1972 के अंदर उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है उसको आइसोलेट किया था उसके प्लाज्मिड में से, ठीक है। साल्मोनेरिया टाइफीम्यूरियम का जो प्लाज्मिड है उसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट करके उन्होंने किसके अंदर डाला था, ई कोलाई के अंदर डाला था। और फर्स्ट टाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया वो 1972 में तैयार किया गया। और किन्होंने तैयार किया, तो कोहन एंड बोअर जो है उन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो हमें 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि देयर इज अ स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, जहां से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होने के लिए ओपन होता है, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो उसके बाद देखिए स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं तो वो फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ कर लेना है। वो फ्लो चार्ट हमें ऐसे नेक्स्ट पेज के ऊपर नजर आ रहा है, देखो। इससे पहले हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम्स आर देयर, ठीक है। तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। और दोनों की प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल पोजीशन पे कट करते हैं जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है विद इन द डीएनए कट करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उसने एक और भी बताया हुआ है कि एक मिथाइल बेसिस जो हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए डिटेल अकाउंट दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस का। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 मार्क में व्हाट आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी उसने यहाँ पे दी हुई है आगे, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस या बेसिस जो हैं वो होते हैं, देखो यहाँ पे द पैलिंड्रोम इन अ डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर that reads the same on the two strands when orientation of the reading is kept the same, ठीक है। कहते हैं कि अगर ओरिएंटेशन रीडिंग जो है उसका हम सेम रखते हैं तो फिर डीएनए जो है उसको चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें, वो बेस पेयर्स जो हैं वो दोनों तरफ से रीडिंग के दौरान सेम रहते हैं। दे आर नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो उसमें ये वाला एग्जांपल आप दे देंगे 3' to 5' एंड पे अगर सी टी टी ए जी बेसिस है, तो अगर हम उसको 5' to 3' एंड जो है उसमें भी 3' से 5' की तरफ से रीड करेंगे तो वो सी टी टी ए जी ही होंगे। और उसके बाद एक चीज आप याद रखेंगे, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है उसने स्टिकी एंड्स का कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए जो है उसको कट करता है a little away from the center of the palindromic sequences but between the same two bases on the opposite stand, so this leaves single standard portions at the ends. एंड्स पे सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस जो हैं वो हैंगिंग फॉर्म में रह जाते हैं, इसको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ये फ्लो चार्ट हमने यहाँ से अच्छे से कर लेना है जिसमें हमें जो है डायग्राम की फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ओके बेटे, 3 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में हम ये क्वेश्चन जो है यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है उनका सेपरेशन और उनका जो आइसोलेशन है उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हम जो है हमने कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स जो उनको सेपरेट करना है और हमारे पास ये टेक्निक है, तो आप उस टेक्निक को एक्सप्लेन करें। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपने एग्रोस्टाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो उनको एक्सप्लेन करना है तो उसमें इथिडियम ब्रोमाइड नेम जरूर आना चाहिए, ठीक है बेटे। और ये भी बताना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उसकी प्रेजेंस में जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखते हैं तभी हमें फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर नजर आता है, अदरवाइज हमें नहीं नजर आएगा। तो ये टर्म्स उसके अंदर आनी जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन जो है वो हमने इस फॉर्म में तैयार कर लेना है, 5 मार्क क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। व्हाट आर क्लोनिंग फैक्टर्स एंड व्हाट आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर। एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर जो है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, तो ये सारे 5 पॉइंट आपने लिखने हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, यू हैव आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द एंटीबायोटिक हियर, देन क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट द जो भी आपने वेक्टर सिलेक्ट किया है इट शुड हैव मिनिमम पॉसिबल क्लोनिंग साइट्स, तो उससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो लिखेंगे। और उसके बाद ये वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन द जीन्स, ठीक है, ये वाला स्टेप जो है यूज करेंगे हम। देखो 3 मार्क क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार कर लेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट जो है, हाउ कैन यू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो 5 पॉइंट्स आर देयर। ट्रीटमेंट विद कैल्शियम डाइवैलेंटाइंस, उसके बाद आपको पता है बाय गिविंग देम हॉट हीट शॉक और कोल्ड ट्रीटमेंट्स, then micro injections are there, then bioelastic and gene gun is there, and then disarm the pathogen vectors। ये 5 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये 3 मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस। ठीक बेटे, इसके साथ ही इसके जो क्वेश्चंस हैं जब आप इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को, तो